किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में स्ट्रांग होने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको देखेंगे। यदि आप देखोगे वर्ल्ड में जो स्ट्रांग कंट्री है, तो उसका दो चीज़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, उसकी इकोनॉमिक। दूसरा क्या है, मिलिट्री। मिलिट्री आप यदि देखोगे तो जो टॉप के स्ट्रांग कंट्री के बारे में जैसे बोला था यूएस के बारे में, तो यूएस के लिए क्या है स्ट्रांग से लगभग $30 ट्रिलियन की लगभग उसकी इकॉनमी है, और मिलिट्री तो वर्ल्ड में उसका स्ट्रांग है ही। आप जब हम स्ट्रांग की बात करते हैं तो स्ट्रांग मतलब क्या होता है भाई, मैन पावर। नोट मैन पावर का आज के जो वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, सिक्स जनरेशन वॉरफेयर, कौन से जनरेशन वॉर हो गए, 10th जनरेशन पे आप पहुंच गए हैं वॉरफेयर के स्टेज में। ठीक, कहाँ आप तीर धनुष से लड़ते थे, फिर आया भाला आया, फिर आया राइफल आया, राइफल आया टैंक आया, टैंक के बाद प्लेन आया, प्लेन हम जो मतलब कहते हैं बम्बर होते हैं वो आया, बम्बर के बाद आप स्टार्ट हो गया मिसाइल, मिसाइल के बाद अब स्टार्ट हो गया है क्या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब स्टार्ट हो जाएगा आने के बाद स्पेस वॉर। तो ये होता है। तो स्ट्रॉन्ग का सेंस मतलब मिलिट्री पावर ही नहीं होता है, मिलिट्री स्मार्टनेस, कितना आपका मॉडर्न मिलिट्री है। ठीक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका कितनी ज़्यादा है। उसके बाद कोऑर्डिनेशंस आपके मिलिट्री के अंदर कितना ज़्यादा है। तो ये एक स्ट्रॉन्गनेस कह सकते हैं इस फ्रंट पे, समझ गए। तो वर्ल्ड के लिए ये दो चीज़ स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए ये जरूरी है। तो यूएस 30 ट्रिलियन मिलिट्री उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से देखोगे तो चाइनीज भी क्या है, चाइना का भी इकॉनमी लगभग 19-20 ट्रिलियन तक की पहुंच गई है। ठीक, लेकिन उसका भी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, समझ गए। अब यदि देखोगे थर्ड जो कहा जाता है पावर के बारे में कहा जाता है, वो थर्ड पावर रसिया के बारे में बोला जाता है। लेकिन रसिया के पीछे एक प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री में ये स्ट्रांग है, मिलिट्री में स्ट्रांग है, लेकिन इकोनॉमिक पावर उतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस नहीं है। इसकी इकॉनमी कितनी की है रसिया की, मुश्किल से 1 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, वही हो गया रसिया की इकॉनमी, एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन यह इकॉनमी वही 1.5 2 ट्रिलियन के लगभग उसकी डॉलर की इकॉनमी होगी रसिया की, जो कि है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक रसिया क्या है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ठीक, तीसरा क्या है, जो देखो इकोनॉमिक तो इसका जो भी है 1.5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की जो भी है, तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन उतना ज़्यादा है नहीं। पॉपुलेशन है नहीं तो स्टेट के ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। रिसोर्स बहुत ज़्यादा है रसिया के पास, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है रसिया के पास। ठीक, तो इस वजह से रसिया को एक यूनिक कंट्री मान के चल सकते हैं कि भाई इसका एक अलग तरीके का इसका एक डायनामिक्स है। ठीक, अब देखेंगे यदि हम अपने देश के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में बात करें, तो हम अभी स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने के वर्ल्ड पावर तो है भाई, इमर्जिंग पावर बन रहे हैं। ठीक, लेकिन हमें बहुत स्ट्रांग बनने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकॉनमी 4.5 ट्रिलियन बोला जाता है। अब 4.5 ट्रिलियन डॉलर में भी आप यदि देखोगे तो जीडीपी का जो डेटा है, इकॉनमी का डेटा है, उस पर भी क्वेश्चन उठता है कि भाई ये डेटा अच्छा है, सही है कि नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो लेकिन ये बोला 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। ठीक, मिलिट्री भी स्ट्रांग है। ठीक, मिलिट्री भी स्ट्रांग है, लेकिन हमें और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप देखोगे तो हमारा जो चैलेंज है, थ्रेट चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। एक फ्रंट आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक, दूसरा फ्रंट आपका क्या हो गया, चाइना हो गया। ठीक, तीसरा फ्रंट आप, थर्ड फ्रंट भी आप देखोगे बांग्लादेश में, जब तक वहाँ पे कोई आपके पसंद का गवर्नमेंट नहीं आता है, तो बांग्लादेश भी एक फ्रंट आपका स्मॉल फ्रंट है। और बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसीलिए है बांग्लादेश का, क्योंकि आपका जो सेवन सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए जो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बांग्लादेश वहाँ पे एक क्वेश्चंस कर सकता है। तो एक फ्रंट ये भी हो गया। हाँ, बांग्लादेश को उतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट आप मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये नहीं कर सकता है इस तरह का कोई भी किसी भी तरीके का बदमाशी। अब देखिए, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या जरूरी है, इकॉनमी। अब इकॉनमी के लिए आपको क्या बनने की जरूरत है, इकॉनमी के लिए क्या, आपको जीडीपी को बड़ा करना है। जीडीपी बड़ा करने के लिए क्या चाहिए आपको, जीडीपी बड़ा करने क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को आपको और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या है, मतलब एडवांटेज किस चीज़ का है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में आप देखेंगे तो क्या क्वालिटी है, नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
आप देखेंगे क्या बोलेंगे कि अभी हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग करने की, तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देने में लॉन्ग टर्म में नहीं, अभी आपको इंस्टेंट जो एजुकेशन को है, एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। वो भी केवल कागज़ों पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, रील बना के और वो करके देश का कुछ नहीं हो सकता है। आप इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर सकते हैं उससे काम नहीं कर सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा आपके पास है, तो आपको यहाँ पे इसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। उसके बाद इस ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है, तो इकोनॉमी में इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे होगा भाई, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखो, जो आप कैपिटलिस्ट को लेके आगे बढ़ रहे हो, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस तरीके का मॉडल को लेके बढ़ रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। स्टेट इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, स्टेट इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरी है। स्टेट रेगुलेटरी बन के यदि रहेगा तो इकोनॉमी कुछ नहीं हो सकता। इकोनॉमी का ग्रोथ हासिल है, ठीक है, एक तरीके से धीरे 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 हम बढ़ जाएंगे, जिसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, नेचुरली हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन जैसे कि मान लो पेड़ है, तो नेचुरली एक तरीके से जंगल में पेड़ बढ़ता है। दूसरा क्या है, पेड़ में हम क्या देते हैं, प्रोटीन, मतलब किसी भी तरीके का केमिकल डालते हैं, प्रोटीन डालते हैं, उसको अच्छे से देख रेख करके क्या करते हैं, तो उसकी ग्रोथ को आगे बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से स्टेट को इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि भाई आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको इकोनॉमी को ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या बनना है, सप्लाई चेन में आपको एक सप्लाई चेन में आपको क्या बनना पड़ेगा, एक जाइंट की तरह काम करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्शन हब बनने की ज़रूरत है, आपकी प्रोडक्शन हब बनने की ज़रूरत है। ठीक, आप भाई प्रोडक्शन हब आप कैसे बनाएंगे, प्रोडक्शन हब करने के लिए क्या चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर है ही, और कैपिटल, कैपिटल बहुत है, एफडीआई भी आ रहा है, तो आप प्रोडक्शन हब क्यों नहीं बन सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस नहीं कह सकते हैं, लैक ऑफ जो भी है, जो भी लैक है, तो प्रोडक्शन हब आप नहीं बनेंगे तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगा नहीं। इकोनॉमी का स्ट्रांग नहीं होगा तो मिलिट्री कहाँ से स्ट्रांग होगा। तो ये करने की ज़रूरत है, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ करने मैन्युफैक्चर। देखो आप एक चीज़ देखो, इकॉनमी है, देखो हमारी जो इकॉनमी है, जीडीपी इकॉनमी है, जीडीपी है, तो उसमें क्या एग्रीकल्चर देखेंगे तो कितना हो गया, 15 से जीडीपी में 15 से 18% जीडीपी में एग्रीकल्चर हो गया। और जो सर्विस सेक्टर है, ये क्या है, 50 से 60% हमारी जीडीपी का यही है। यदि 60% यही दे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 20% हो गया, तो 60 20 80 या 20 100 हो गया, 20 से 22% हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो और सर्विस सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट कितना होता है, एम्प्लॉयमेंट, ये सर्विस सेक्टर में आपको ब्लू कॉलर जॉब मिलता है, नहीं, यहाँ पे ब्लू कॉलर नहीं, ये व्हाइट कॉलर जॉब है। ठीक, थोड़ा बहुत सर्विस सेक्टर अभी तो देखोगे, एक टूरिज्म में छोड़ दो जिसमें गाइड का काम करता है, ये सब छोड़ दो, तो बाकी यदि देखोगे तो व्हाइट कॉलर जॉब है, तो लेबर इंटेंसिव है नहीं, तो लेबर को आपको इसमें उतना इन्वॉल्व किया नहीं जाता है सर्विस सेक्टर में। तो आपका फिर ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स वही है, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें आप एक क्या मेक इन इंडिया लेके आए, अब क्या सक्सेस है नहीं है, आई एम नॉट, मेरे पास डाटा नहीं है, तो हम नहीं डिस्कस करते। मेक इन इंडिया हो गया एक, एक तो ये हो गया, चलो ठीक है। दूसरा एक असेंबल इंडिया लेके आए थे, असेंबल इंडिया लेके आए थे। अब इसमें क्या, इस असेंबल इंडिया में क्या प्रोग्रेस हुआ वो पता नहीं है। आप, लेकिन आपको करने की क्या जरूरत है भाई, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए बनाइए ना आप, ना जितने पार्क आप बनाए थे, बायोलॉजिकल पार्क से लेके भाई क्या कह सकते हैं वो सॉफ्टवेयर पार्क, आईटी पार्क, और उसके बाद और बहुत सारे पार्क बनाए, तो उस पार्क में हो सकता है कि भाई ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ हुआ होगा, बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया गया होगा, तभी तो इकॉनमी इतना स्ट्रांग हुआ है। ठीक, सेकंड ये है, सेकंड चीज़ क्या है भाई, आपको एमएसएमई सेक्टर है, उसी के थ्रू आपको आपका ग्रोथ हो सकता है। या फिर जो स्टेट इंटरवेंशन रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरी है इकॉनमी के लिए। ठीक, आप फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को आगे नहीं बढ़ा, उससे आपकी कंट्री में नहीं हो सकता, मोनोपोली इस तरीके का है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने हॉटस्टार में एक लिया था सब्सक्रिप्शंस, किस चीज़ का, क्रिकेट मैच फाइनल T20 देखने के लिए, तो 149 में मुझे दिया 3 महीने के लिए। ठीक है, तो मैं देखा, फिर उसके बाद मुझे एक रोम, एक वेब सीरीज है, तो मैं सोचा थोड़ा इसको देखता हूँ, इससे थोड़ा मुझे रोम का डिसइंटीग्रेशन है उसके बारे में पता चलेगा, इसके बारे में। तो मैं ये देखने के लिए स्टार्ट किया, तो मुझसे 127 रुपये और मांग रहा था।
मुझे इतनी वहाँ पे अपने आप को मजबूर दिखा, जो भाई ये नहीं है कि 27 रुपये मैं इसको नहीं दे सकता हूँ, मतलब ये दिखा जो प्राइवेट या कैपिटलिस्ट इतना, मतलब ये चीज़ होता है कि आपको मजबूर कर देता है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, आई एम नॉट सपोर्टिंग द कम्युनिस्ट मॉडल, बट आई एम सपोर्टिंग द स्टेट मस्ट हैव प्ले द प्रॉपर रोल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, स्टेट को स्ट्रॉन्ग स्टेट को सपोर्ट करता हूँ। आई एम जस्ट स्टेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको सपोर्ट करता हूँ। तो 127 रुपये वो मुझे मांग रहा था, मैं मतलब मुझे बहुत वो फील हुआ कि मतलब किस तरीके से ये हॉटस्टार, ये मतलब ये कैपिटलिज्म माइंडसेट की। उससे पहले मेरा क्या था कि हॉटस्टार में एक बार क्या हो गया कि वो ऑटो पे हो जाता है, तो मैंने उसको ऑटो पे को कैंसिल नहीं किया था। तो मैं एक बार ले तो कभी कभार देख लिया, बस हो गया, उसके बाद मेरा वैसे ही पड़ा रह जाता है। फिर अपने 2 महीना 3 महीने के बाद क्या होता है, मेरे पैसे कट गए अकाउंट से। फिर जाके मैंने देखा, तो फिर मैंने पता किया, तो भाई ये ऑटो पे लगा, फिर उसको कैंसिल किया। तो भाई आप मेरे से पैसे भी ले रहे हो, ऑटो पे कर रहे हो, भाई आपको मेरी पैसा मेरा अथॉरिटी है ना, आपको मुझे पूछना चाहिए कि भाई आप पैसे दोगे, आप रिन्यू करवाओगे नहीं, आपने अपने मन से काट लिया। मतलब इस सब तरह का चल रहा है। चलिए सेकंड चीज़ है ये सब चीज़। तो एमएसएमई सेक्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी, एमएसएमईज को, क्योंकि आप यदि देखोगे तो डेटा जो भी है नहीं पता है, जीडीपी में बहुत अच्छा इसका एम्प्लॉयमेंट में लगभग 40% की तरफ ये रोल आपका दे रहा है। तो एमएसएमईज को ही आपको बूस्ट करके आगे ले जाना पड़ेगा, एमएसएमई को करके, ठीक। तो कुछ इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब होने से वर्ल्ड की जिस तरीके से वर्ल्ड का अभी चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंस है ना, चाइनीज़ इकोनॉमी पे डिपेंडेंस है, तो ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंस वर्ल्ड का होगा। सप्लाई चेन में क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन आएगा, ठीक। एक चाइना के ऊपर नहीं होगा, एक इंडिया की तरफ हम भी डिपेंडेंसी बढ़ेगा वर्ल्ड का। तो उससे क्या होगा कि आपका तो एक तो आपका एक डिप्लोमेटिक पावर अभी भी स्ट्रांग है और स्ट्रांग होगा, ठीक। उसके बाद यह क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो भाई ऑब्वियसली कि आप जो पावर रेवलरी है, अभी आप क्या करते हो, जैसे मान लो अफ्रीका के अंदर एक क्या है, आपका जो सॉफ्ट पावर है उसी की वजह से आपका स्ट्रांग है वहाँ पे रिलेशन, आपका सॉफ्ट पावर की वजह से है। और डिप ट्रैप या ये सब इस तरीके के नहीं काम करते हो वहाँ पे चाइना की तरह। बाकी आप यदि 100 रुपया किसी से वादा करते हो, तो 100 रुपये देने में आपको 10 साल लग जाते हैं उस कंट्री को वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक। यदि आप इकोनॉमिक स्ट्रांग होते हैं, स्टेट के पास पैसा बहुत खूब होगा, अफ्रीका में खूब पैसा लगाएगा, आप फिर अफ्रीका को कंट्रोल, अफ्रीका को वहाँ पे डोमिनेंस करेगा। डोमिनेंस इन द सेंस मतलब वहाँ पे जो चाइनीज डोमिनेंस है होने जा रहा है, या अमेरिकन है, तो इस तरह के लेवल में आप जाएंगे वहाँ पे अपने पावर को दिखाएंगे, तो ये होगा ना, ये होगी ना इंडिया को नेशन बिल्डिंग, ये होता है ना पावर। आप इंडिया में इसीलिए पोटेंशियल, क्योंकि 150 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो ये होता है। इस तरीके से आप जा सकते थे, इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना कितना आगे निकल गया। क्या हम ये मान के चलते हैं, क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर क्या विजनरी नहीं थे, पॉलिसी मेकर विजनरी नहीं थे 90s के दौर में? आप इस चीज़ को नहीं आप आगे के 20 साल या 30 ईयर को आप नहीं देख पाए, जो भाई 30 ईयर में क्या की चीज़ होने वाला है। हम लोग आज के जनरेशन जो है, हम लोग आज से 100 साल के बारे में सोच रहे हैं, जो 100 ईयर के बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, किस तरीके का चेंज आ सकता है, क्या हम लोग इसकी तरफ सोचते हैं। और हमारे जो पॉलिसी मेकर थे 90s में, आप क्यों नहीं सोचे कि 30 ईयर के बाद क्या होगा, जब इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी दोनों एक साथ थी। इंडियन की भी 1 ट्रिलियन मतलब है, आप इवन आप बड़े इकोनॉमी थे चाइनीज से उस टाइम। 80s में देखोगे तो आपका ग्रोथ अच्छा जा रहा था, ठीक, आप बड़े इकोनॉमी थे, लेकिन चाइना कहाँ पहुँच गया, आप कहाँ रह गए थे। इसका मतलब हो गया 80s के बाद आप 50 ईयर का प्रोग्राम नहीं सोचे, 50 ईयर में क्या होगा नहीं होगा। तो it is a big problem in our society and in our political system। तो 90s में आप 30 ईयर के बारे में क्यों नहीं सोचे, 30 ईयर में कौन सा चीज़ डोमिनेट करेगा वर्ल्ड के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि आपको पता था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई के लिए आपने 90s के बाद आप क्या काम किए, उस दौर में आपने क्या काम किया। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है उसके लिए आप क्यों नहीं उसी टाइम से कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। क्या इंडिया के अंदर है रेयर अर्थ मिनरल्स, यदि है, क्यों नहीं है तो बहुत जगह है, अरावली वाला रीजन है, इधर भी है, लेकिन आपके पास एक्सट्रैक्शन नहीं किए हैं अभी तक। एक एक कंपनी है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है, चाइनीज को डिपेंडेंस है, तो विजनरी अब नहीं थे इसीलिए। चलिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाएंगे।